Hello everyone. Welcome to my channel Academy Villa. I am Astos and let's begin today's class. आज की जो वीडियो है उसमें मैं पोइट्री सेक्शन आपके क्लास 12 के स्टार्ट करने वाला हूँ और उसमें हमारा जो पहला चैप्टर है वो है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। ये जो चैप्टर है, ये जो पोएम है, इसको मैं आपको पूरी तरीके से समझाऊंगा कि आखिर ये किसके बारे में है, क्या है इसमें। तो बिना देरी के शुरू करते हैं। जैसा कि यहाँ पे चैप्टर का नाम लिखा हुआ है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, मीन्स अपने प्रियतम के बारे में ये बताना चाह रहे हैं। जो लेखक है जिनका नाम है जॉन डॉन, है ना। जॉन डॉन जो थे वो एक राइटर थे, है ना। उन्होंने वो एक पोएट राइटर थे और उन्होंने अपने एक प्रियतम यानी कि अपने बिलव्ड, अपने जिससे वो प्रेम करते थे, है ना, जिनसे उन्होंने शादी भी की थी, उनके बारे में बता रहे हैं कि कुछ ऐसा सिचुएशन आया है जिस सिचुएशन को ये बयां करने वाला है इस चैप्टर में, इस पोएम में, कि आई डू नॉट गो। वो बताना चाहते हैं कि मतलब मैं जा नहीं रहा हूँ, है ना। तुम उदास मत हो, मैं जा नहीं रहा हूँ। और इसी बात के ऊपर उन्होंने एक पूरी अच्छी खासी पोएम लिखी है। तो उसको हम जानेंगे, समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस पोएम को। उससे पहले थोड़ा बहुत जॉन डॉन के बारे में जान लेते हैं। तो इनके बारे में बताया जाता है कि इनकी जो जन्म हुई थी वो 1572 ईस्वी में हुई थी और 1631 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। ही वॉज द पायोनियर ऑफ अ न्यू काइंड ऑफ लिरिकल एंड satirical verse called metaphysical. Was born in London into a prosperous Roman Catholic family of traders at a time when England was staunchly anti-Catholic. चलो ये चैप लाइन तो बहुत लंबी हो गई, मैं इसको तोड़ के समझाता हूँ। जैसे कि जॉन डॉन के बारे में बताया जा रहा है कि वो एक पायनियर, पायनियर मतलब अग्रणी, अग्रणी यानी कि बहुत एक तरीके से फेमस कह लो। तो वो अग्रणी एक काइंड की लिरिकल, है ना। लिरिकल मतलब भावनात्मक एंड सैटारिकल मतलब व्यंग्यात्मक। तो वो इस टाइप की पोएम्स लिखा करते थे। और साथ ही साथ इसको हम दूसरे टर्म में अगर बोले तो उसको मेटाफिजिकल बोलते हैं, जिसका मतलब होता है, तो मेटाफिजिकल का मतलब होता है आध्यात्मिक। तो आध्यात्मिक से रिलेटेड उनकी पोएम्स हुआ करते थे। अब इनके बारे में बताया जा रहा है कि इनका जन्म जो हुआ था वो लंदन में हुआ था। बहुत ही समृद्ध परिवार में हुआ था, प्रॉस्पेरस यानी कि धन संपत्ति वाला परिवार था। एंड रोमन कैथोलिक फैमिली यानी कि कैथोलिक वाली फैमिली थी, यानी चर्च आप सकते हैं क्रिश्चियन टाइप की। ठीक है। एंड उनकी जो फैमिली थी वो एक व्यापार संबंधित थी। उनके माना बैकग्राउंड ट्रेडर्स वाला था एट अ टाइम। और उस समय की बात हुई जब उनकी जन्म हुआ, उस समय की बात है कि इंग्लैंड वॉज स्टॉन्चली एंटी कैथलिक। मीन्स कहा ये जा रहा है कि उस टाइम पे ना इंग्लैंड वाले जो थे एंटी कैथोलिक विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, यानी कि कैथोलिक जो लोग हैं ना उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे इंग्लैंड वाले। और इसी वजह से एक और उन्हें दुख का सामना करना पड़ा कि डॉन वाज फोर्स टू लीव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी विदाउट अ डिग्री बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन। देखो उनके धर्म के वजह से उनको फोर्सफुली, जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में अपनी डिग्री कर रहे थे, उसको बीच में ही छोड़कर उन्हें वहाँ से हटा दिया गया, उन्हें छोड़ना पड़ा था। ही स्टडीड लॉ एंड रीड थियोलॉजी। तो उनके बारे में बताया जा रहा है कि उन्होंने कानून की पढ़ाई करी और रीड थियोलॉजी, थियोलॉजी का मतलब होता है धर्मशास्त्र, तो धर्मशास्त्र की भी पढ़ाई करी। ही ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन 2 नेवल एक्सपेडिशन एंड बिकेम सेक्रेटरी टू अ पावरफुल नोबल, a job he lost when he was briefly sent to prison for secretly marrying his patron's niece. देखो एक और चीज़ उनके बारे में बताई जा रही है कि उन्होंने लॉ की तो पढ़ाई की, है ना, धर्मशास्त्र की तो पढ़ाई की, और साथ ही साथ उन्होंने 2 नेवल, नेवल मतलब नौसेना से रिलेटेड, एक्सपेडिशन मतलब खोज पे निकलने के लिए जो जाया जाता है ना, तो उन्होंने इसमें भी पार्टिसिपेट किया, है ना। वो खोज के लिए नेवल वाले जो ट्रुप होता है उसमें भी शामिल हुए। एंड बिकम सेक्रेटरी टू अ पावरफुल नोबल। नोबल मतलब बहुत एक समृद्ध इंसान जो बहुत धनवान है, एक तरीके से समझ लो। ऐसे इन पावरफुल और मतलब एक तरीके से पावरफुल भी था। तो उस इंसान के ये सेक्रेटरी बने, है ना, उसी जर्नी में। एंड अ जॉब ही लॉस्ट व्हेन ही वाज ब्रीफली सेंट टू प्रिजन। और एक काम उन्होंने ये गलती कर दी कि जिसके वो सेक्रेटरी बने थे ना, उसकी ही भतीजी यू कैन से ना, निस, है ना, उससे उन्होंने गुप्त तरीके से सीक्रेटली मैरी कर लिया, शादी कर ली। और इसी वजह से उनको जेल की हवा खानी पड़ी थी। ये बात भी यहाँ पे जिक्र किया गया है। इन 1615 एट द एज ऑफ 42 डॉन एक्सेप्टेड ऑर्डिनेशन इन द एंग्लिकन चर्च एंड सून बिकम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रीचर ऑफ हिज टाइम। प्रीचर मतलब वहाँ का होता है ना सभापति, काइंड ऑफ यू कैन से उपदेशक होता है। तो उस समय के वो बहुत महान उपदेशक बन जाते हैं वहाँ पे एंग्लिकन चर्च में, है ना। 42 की एज में उनके बारे में बताया जा रहा है। एंड इन लव लिरिसिज्म डॉन ब्रोक कम्प्लीटली विद द
Petrarchan tradition, introducing an intellectual and colloquial tone. His तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो टोन थे ना प्रेम में, इन लव, है ना, उन्होंने गीतवाद, लिरिसिज्म, यानी कि जो वो अपने पोइम्स में लिरिक्स वगैरह जो रखते थे, उनसे उन्होंने नाता तोड़ लिया। मतलब लिरिसिज्म में उन्होंने क्या किया, डोंट ब्रो कम्प्लीटली विद द पेट्रार्चन ट्रेडिशन। जो पेट्रार्चन ट्रेडिशन था, जो परंपरा था, उससे उन्होंने नाता तोड़ लिया अपने प्यार में। इंट्रोड्यूसिंग एन इंटेलेक्चुअल एंड कोलाक्यूअल टोन, उन्होंने एक तरीके से एक बौद्धिक और बोलचाल के स्वर का परिचय दिया, उन्होंने इसके बारे में बता रहे हैं। और मैं उनके बारे में बताना चाहूँगा कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से भी उठ सकते हैं कि आपको याद रखना होगा कि उनकी फेमस कुछ बुक्स थी, उसके बारे में आपको देख लेना चाहिए, जैसे सॉन्ग्स एंड सोनेट्स, सटायर्स एंड द एलेजीज एंड सरमन्स। तो उन इसके लिए वो ज़्यादा फेमस माने जाते हैं। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं इनके पोएम को और समझते हैं उनके हर एक पैराग्राफ को। आगे देखते हैं, है ना। स्टार्ट होता है यहाँ से आपका कि वो कहते हैं, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो फॉर वियरनेस ऑफ दी, नॉर इन द होप द वर्ल्ड कैन शो अ फिटर लव फॉर मी। चलिए इसके बारे में, और यहाँ तक है, सॉरी, बट सिंस दैट आई, है ना, पहले यहाँ पे समझ लेते हैं ये कहना क्या चाहते हैं। देखिए पोएम स्टार्ट करने के पहले मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि देखो इस पोएम में ना, इस स्टेंजा, ये जो पहला स्टेंजा है, पैराग्राफ है, उसमें होने क्या वाला है, क्या सिचुएशन है, उसको पहले समझ लो आप। जैसे कि जब उसका, जैसे ये पोएम है जिसमें जो लेखक हैं जॉन डॉन, वो कहीं जा रहे हैं, तो जाने के समय ऑब्वियसली जो उसकी प्रियतम है, उसकी जो लवर है, वो उसको जाने नहीं देना चाहती है और वो बहुत उदास हो जाती है। तो उस सिचुएशन को वो फील करके अपनी प्रियतम को समझाना चाह रहे हैं। तो उसी के बारे में ये लिखा गया है और कहा जा रहा है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो फॉर वियरनेस ऑफ द, वियरनेस मतलब ऊब जाना। तो कहा जा रहा है कि मेरी प्यारी प्रियतम, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जा रहा, है ना। और ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे ऊब चुका हूँ, दी मतलब यू वगैरह के लिए यूज़ किया जाता है पोएम्स वगैरह में। तो मैं ना तो तुमसे ऊब कर कहीं जा रहा हूँ, सो तुम उदास मत हो। नॉर इन द होप द वर्ल्ड कैन शो अ फिटर लव फॉर मी, और तुम ऐसा भी ना सोचो कि मैं इस होप में जा रहा हूँ, मुझे ये उम्मीद है कि मैं यहाँ से जाऊँगा तो मेरे लिए फिटर लव, मतलब मेरे लिए सच्ची मोहब्बत कोई मुझे मिल जाएगी, मैं उसकी खोज में भी नहीं जा रहा, ऐसा नहीं है मेरे साथ। बट सिंस दैट आई must die at last, this best, to use myself in jest, thus by feigned, है ना, feigned death to die। यहाँ पे बता दूँ कि जस्ट का मतलब होता है मजाक, और फैन डेथ मतलब एक तरीके से झूठी तरीके से मरने की एक्टिंग कर रही हैं। तो देखो यहाँ पे कवि बोलता है कि तुम मत सोचो कि मैं तुमसे ऊब कर जा रहा हूँ या फिर मुझे कोई अपनी दूसरी कोई सच्ची मोहब्बत मिल रही है या इसके होप में जा रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट सिंस दैट आई मस्ट डाई एट लास्ट इट्स बेस्ट, मतलब वो कहते हैं कि देखो ऐसा तो है ही कि सबको कभी ना कभी मरना ही है। तो ये मुझे पता है कि एट द लास्ट मुझे मरना ही है। टू यूज़ माई सेल्फ इन जेस्ट, तो इस तरीके से मैं क्या करता हूँ, मजाक में ही सही, मैं एक तरीके से समझो कि मैं जा रहा हूँ तो आप ये सोचो कि मैं मर चुका हूँ। दस बाई फैन डेथ टू डाई, मतलब कहना चाह रहे हैं कि झूठी तरीके से ही तुम समझ लो कि मैं जा रहा हूँ और मैं कभी वापस नहीं आऊँगा। सो ऐसा हो सकता है कि आप ऐसे एक्टिंग करो, मैं अगर ऐसे एक्टिंग कर रहा हूँ तो आपको ऐसा फील होगा कि मैं जा चुका हूँ, तो वो जो आप फील करोगे ना, तो अभी उसकी एक झूठी प्रैक्टिस कर लो, ताकि मैं सच में अगर जाता हूँ, मैं मर जाता हूँ, तो आपको उतना दुख ना हो, उतनी पीड़ा ना सहनी पड़े। तो उसका एक डेमो कर लो, एक तरीके से वो रिप्रेजेंट करना चाहता है, राइट। मतलब बात ऐसी है कि ना, जो रियल सेंस में अगर हम बात करें तो एक्चुअली होता ये है कि कोई इंसान अगर मतलब मर जाता है या फिर उसे पूरी तरीके से किसी को छोड़ के जाता है, अपने बिलव को छोड़ के जाता है, तो बहुत दुख होता है ना। लेकिन यहाँ पर ये तो रियल में तो जा नहीं रहा, तो इस तरीके से बस एक फील कराना चाहता है कि अगर मैं चला जाता हूँ तो आपको इतना दुख हो रहा है ना। तो एक तरीके से इसको एक डमी काइंड ऑफ कहते हैं ना, रिप्रेजेंट कर लेते हैं, चलो, है ना। चलो अब अगले स्टेंजा की तरफ चलते हैं, जिसमें ये लिखा गया है, यस्टर नाइट द सन वेंट हैंस एंड येट इज here today. He hath no desire nor sense, nor half so sought away. Then fear not me, but believe that I shall make speedier journey, since I take more wings and spurs than he.
देखो यहाँ पे एक तरीके से ना इस स्टेंजा में बता दूँ कि पोएट जो हैं हमें ये बताना मतलब अपनी जो बिलव्ड है, अपनी जो प्रेमिका है, उसको ये कह के बताना चाह रहे हैं, दर्शाना चाह रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं अपने आप को सूरज से। और उसके बारे में थोड़ा पहले बताएंगे कि सूरज क्या करता है और अपने आप को रिलेट करके ये बताना चाह रहे हैं कि किस तरीके से सूरज ऐसा करता है, तो मैं भी आ जाऊँगा, मैं भी बताने वाला हूँ। चलिए इसको पढ़ लेते हैं। इसमें लिखा गया है कि यस्टर नाइट मतलब कल रात का, है ना? तो कल रात का जो सूरज है, तुम देखते हो कि अगले दिन वो फिर आता है ताकि दिन का उजाला लेकर आए, है ना? यानी कि यस्टर नाइट द सन वेंट हेंस, कल रात का जो सूरज चला गया था वो तो फिर अगले दिन आ चुका है, देखो आज आ गया है और उसने दिन कर दिया है ना? आगे उसके बारे में बताते हैं सूरज के बारे में। ही हैथ नो डिज़ायर नॉर सेंस, या तो मतलब यहाँ पे जो सूरज है भाई, ना तो उसके पास कोई इच्छा है और ना ही कोई बुद्धि है कि वो दोबारा आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है ना, है ना? अगर तुम मेरे को कंपेयर करोगे तो मेरे पास तो ये सारी चीज़ें हैं, मेरे पास डिज़ायर है कि तुम हो मेरे लिए, मेरे पास सेंस है, मैं तुमको समझ सकता हूँ, तुम्हें फील कर सकता हूँ। और देख लो तुम ज़रा सूरज को, उसके पास तो ये कुछ भी नहीं है, फिर भी वो दोबारा आ रहा है ना। तो आप ऐसा फील ना करो कि मैं हमेशा के लिए जा रहा हूँ, मैं भी आऊँगा, क्योंकि मैं तो सूरज से लाख गुना अच्छा हूँ ना, मेरे पास तो ये सारी चीज़ें हैं, है ना? नॉर हाफ सो सॉर्ट अवे, हाफ नॉर हाफ मतलब यहाँ पे बताया जा रहा है जीवन साथी, यानी कि ना तो भाई सूरज के पास तो कोई जीवन साथी भी नहीं है ना, लेकिन मेरे पास तो है। तो वो कंपेयर करके बताना चाह रहे हैं कि देखो मैं थोड़े समय के लिए जा रहा हूँ, फिर लौट कर आऊँगा, तो इतनी उदास मत हो, इतनी गमगीन मत हो आप, है ना? तो वो कहते हैं कि देन फियर नॉट मी, तो तुम भाई मेरे लिए क्यों डर रही हो? जब ये सूरज कहाँ है का, सूरज के बारे में इतनी सारी चीज़ें बता दी, सूरज के पास कुछ है ही नहीं, फिर भी वो लौट कर आता है भाई। और मेरे पास तो इतने सारे रीजंस हैं, मेरे पास डिज़ायर है तुम्हारे लिए, सेंस है, तुम्हें समझता हूँ, इवन मेरे पास तुम हो, है ना? मेरी जीवन साथी है, तो मैं क्यों नहीं लौट के आऊँगा? तो तुम डरो मत, बट बिलीव दैट आई शैल मेक, बट ये लेकिन ये रखो विश्वास कि मैं ज़रूर तुम्हारे लिए लौट कर आऊँगा। superior journeys यानी कि कामयाब सफ़र, सिंस आई टेक मोर विंग्स एंड स्पर्स देन ही, यानी विंग्स एंड स्पर्स का मतलब हो जाएगा उत्साह और उमंग, है ना? यानी कि वो कह रहे हैं यार मेरे पास तो और रीजंस है, और स्ट्रॉन्ग रीजंस है कि मैं लौट कर आऊँगा, क्योंकि मेरी तो ये जो कामयाब सफ़र है ना, जो भी मैं ये जर्नी अपना तय करके जो कामयाब सफ़र है वो तुरंत आऊँगा, क्योंकि मेरे पास इतने सारे रीजंस है और मैं बहुत उत्साह के साथ आऊँगा, बहुत उमंग के साथ आऊँगा। तो इस तरीके से ये स्टेंजा भी ख़त्म होता है। आगे बढ़ते हैं अगले स्टेंजा की तरफ। लिखा है, ओ हाउ फीबल इज मैंस पावर, दैट इफ गॉड दैट इफ गुड फॉर्चून फॉल कैन नॉट एड अनदर आवर, नॉर लास्ट आवर रिकॉल बट कम बैड चांस, है ना? एंड वी ज्वाइन टू इट आवर स्ट्रेंथ एंड वी टीच इट आर्ट एंड लेंथ, इट सेल्फ ओवर्स टू एडवांस। देखो यहाँ पे एक चीज़ को दर्शाया जाएगा, जिसमें बताया जा रहा है कि ओ हाउ फिबल इज़ मैंस पावर, मतलब इंसान के बारे में बताया जाएगा कि इंसान कितना दुर्बल है, उसके बारे में बताया जाएगा कि कैसे वो फील कर रहा है। ये सारी चीज़ें बताएंगे इसमें। चलिए एक एक करके समझते हैं। देखो तो यहाँ कहा जा रहा है, ओ हाउ फीबल, फीबल का मतलब होता है कमज़ोर, कि आदमी कितना दुर्बल है, कितना कमज़ोर है। यानी कि अगर उसकी दैट इफ़ गुड फॉर्चून फॉल, फॉर्चून मतलब किस्मत, फॉल मतलब आती है, तो यानी कि अगर उसकी अच्छी किस्मत आती है ना, कैन नॉट ऐड अनदर आवर। अब एक बात सोचो, जैसे मान लो तुम बहुत अपनी कीमती समय जी रहे हो अपनी लाइफ के, बहुत इन्जॉयबल मोमेंट है, तो ना उसके बावजूद भी तुम, ऐसा नहीं होता है कि तुम उस आवर को एक्सटेंड कर पाओ, राइट? तुम नहीं चाहते हो तुम चाहते हो ऑब्वियसली कि ये समय थोड़ी देर के लिए और ठहर जाए, बट ऐसा होता नहीं है। तुम एक अलग, एक एक्स्ट्रा आवर, एक सेकंड, एक घंटा छोड़ो, एक सेकंड तक भी तुम एक्स्ट्रा नहीं जी सकते उस लाइफ को, राइट? तो यही बोला जा रहा है कि आदमी कितना कमज़ोर है, कितना दुर्बल है, कि जो चाहता है वो कर नहीं पाता, राइट? नॉर लॉस्ट आवर रिकॉल, ये भी बोला जा रहा है, रिकॉल मतलब वापस लाना, और ना ही तुम बुरे समय में, है ना? सॉरी, ये कह रहा है कि नॉर लॉस्ट आवर रिकॉल, यानी कि ना ही तुम्हारे जो वापस ना ही जो तुमने सही पल बिताए थे, जो उस पल में को तुम दोबारा वापस भी नहीं ला सकते, है ना? तुम उसे रिकॉल भी नहीं कर सकते, वो पिछले जो घंटे थे, जो आवर्स थे, उसको तुम रिकॉल भी नहीं कर सकते, इतना दुर्बल है इंसान। बट कम बैड चांस, लेकिन यहाँ कहा जा रहा है लेकिन भाई ऐसा तो है नहीं कि बुरे वक्त नहीं आएंगे,
यानी कह रहा है कि बट कम बैड चांस, बुरे हालात आते हैं, सबके बुरे दिन आते हैं, एंड वी ज्वाइन टू इट आवर स्ट्रेंथ। यानी कि आप क्या करते हो, आप उस बुरे वक्त में अपने आप के साथ डटे रहते हो, है ना। और ये भी बोल रहा है आर्ट एंड लेंथ इटसेल्फ आवर्स टू एडवांस, यानी छाए रहते हैं। मतलब ये बताना चाह रहे हैं कि जब बुरी किस्मत रहती है तो आप उसके लिए बिल्कुल जद्दोजहद करते हो, कि उससे स्ट्रगल करते हो, और वो बुरी किस्मत आप पे बहुत लंबे समय तक आप उसके सामने डटे रहे हो ना, तो एक तरीके से ये भी कह सकते हो कि बुरी किस्मत आपके ऊपर छाई रही है। यानी कि कहने का मतलब है, अच्छे वक्त रहते हैं तो आप उसको एक्सटेंड नहीं कर सकते, ये आपके बस में नहीं है। और दूसरी बात ये है कि जब बुरे वक्त आते हैं उस समय भी आपको क्या करना पड़ता है, उससे सामना करना पड़ता है, आपको डटे रहना पड़ता है। तो कुल मिला के वो लेखक ये बताना चाहते हैं इस पैराग्राफ के थ्रू कि भाई देखो ऐसा है कि जो लवर है ना, यानी कि जो मैं हूँ, मैं अगर ये समय के लिए जा रहा हूँ तो ये तो तुम्हें पता है कि मैं हमेशा के लिए नहीं जा रहा हूँ। लेकिन इंसान पूरी तरीके से कमज़ोर है, वो कुछ नहीं कर सकता है, उसे फेस करना ही है। जब वो अच्छे समय में अपने लिए 1 घंटा नहीं जोड़ पाता है तो मैं तुम्हारे लिए कैसे रुक सकता हूँ, है ना। ना ही वो जो ये बुरी किस्मत होती है उससे लड़ पाता है। जब उससे नहीं लड़ पाता फिर मैं तुमसे कैसे तुम्हारे लिए रुक जाऊँ, मेरे पास कोई चॉइस ही नहीं है ना। तो ये चीज़ें ये पैराग्राफ के थ्रू समझाना चाह रहे थे। चलिए आगे देखते हैं उस पैराग्राफ में क्या है। अगला पैराग्राफ जो है ना, इस पैराग्राफ में बोलते हैं लेखक, वेन साई दो साइज नॉट वेंड बट साइज माई सोल अवे। वो कहते हैं देखो ऐसा है, जब तुम कराहती हो, साई मतलब कराहना, जब तुम कराहती हो तो ऐसा नहीं है कि तुम्हारे कराहने से तुम्हारे मुंह से बस हवा निकल रही है, नहीं, बट साइज इज़ माई सोल अवे। तुम्हारे इस कराहने से मेरी रूह निकल जाती है, मतलब मेरी जान निकल जाती है, ऐसा लगता है। वेन दो वी अनकाइंडली काइंड, अनकाइंडली काइंड का बेरहम की तरह, है ना। माई लाइफ्स ब्लड डोथ डिके। वो कहते हैं कि देखो एक चीज़ तो बताई उन्होंने कि जब तुम कराहती हो, है ना, या फिर यूँ कहो कि जब तुम कराहती हो तुम्हारे शरीर तुम्हारे मुंह से वो हवा नहीं होती है, वो तो मेरी जान निकल लेती है ना। और जब तुम रोती हो बिल्कुल बेरहम की तरह, अनकाइंडली काइंड, बिल्कुल बेरहम की तरह जब रोती हो ना, तो ऐसा लगता है मानो मेरे शरीर का जो खून है वो जम चुका है, जम जाना, डोथ दिखे मतलब जम जाना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इट कैन नॉट बी दैट दो लव मी as though says, if in thine my life thou waste, thou art the best of me। अभी इसका मतलब समझाता हूँ आपको। तो अब पोइट कहते हैं कि भाई ऐसा मत करो, इट कैन नॉट बी, तुम ये चीज़ें मत करो, तुम ना ही कराहो और ना ही ऐसे रो, वरना मेरे को बहुत दुख होगा, है ना। दैट दो लव मी एज दो यू से, यानी कहना क्या चाहते हैं कि जैसे तुमने मुझे बताया और मैं जानता भी हूँ कि तुम मुझे बहुत प्यार करती हो, दो मतलब यद्यपि, जैसे तुम्हें यद्यपि कि तुम मुझे प्यार करती हो, है ना, जैसा तुमने कहा, इफ़ इन दाइन माई लाइफ दो वेस्ट, तो ये सारी चीज़ें तो व्यर्थ हो जाएंगी ना। तो ये सारा रोना धोना क्यों कर रहे हो फिर मेरे लिए, तुम अगर ऐसा करोगे तो मेरी जान निकल जाएगी, है ना, मेरी खून जम जाएंगे, ऐसा वो कहते हैं। तो तुम ये सब चीज़ें जानती भी हो तो तुम ऐसा मत करो ना, वो ऐसा कहते हैं। देखिए यहाँ पे इस लाइन में ये लेखक जो है ना अपनी प्रेमिका को ही ये चीज़ समझा के बोल रहे हैं कि देखो तुम तो ऐसा कहती हो, एज दो यू से, कि इफ़ इन दाइन माई लाइफ दो यू वेस्ट, यानी कि कहना क्या चाह रहे हैं कि जैसा तुम कहती हो कि तुम्हारी ज़िंदगी मेरे में ही है, तो तुम क्या मुझे सता कर तुम खुश होगी, है ना। तो तुम एक तरीके से मुझे ही प्रताड़ित कर रहे हो, है ना, तो तुम ये सारा वेस्ट कर रही हो। दो आर द बेस्ट ऑफ माइंड, दो आर मतलब ये नमूना, है ना, जो कि सबसे बेस्ट है मेरे लिए, उसको बर्बाद मत करो। और इस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं और लास्ट पैराग्राफ पे स्टेंजा पे आते हैं। चलिए, तो इस स्टेंजा में मैं बता दूं कि अब फाइनली वो टाइम आ गया है जब लेखक जो पोएट है वो अपने बिलव्ड को छोड़कर जाने वाला है, और वो किस तरीके से अपने प्रेमिका को दिलासा दिलाने की कोशिश करता है ना, इस चीज़ में इस स्टेंजा में वो डिस्कस करते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या लिखा है। लेट नॉट दाई डिवाइनिंग हर्ट, है ना, डिवाइनिंग हर्ट मतलब पवित्र दिल, फॉर थिंक मी एनी इल, डेस्टिनी मे टेक द पार्ट, मेक दाई पार्ट। तो यहाँ पे वो बोलते हैं लेट नॉट दाई डिवाइनिंग हार्ट,
डिवाइनिंग हार्ट मतलब पवित्र दिल। जैसा कि तुम्हारे पास एक पवित्र दिल है और इस पवित्र दिल में तुम मेरे बारे में फॉर थिंक मतलब पहले से सोच लेना, तुम अपने अंदर कुछ बुराइयां मेरे लिए मत सोचो कि मेरे साथ ऐसा हो जाएगा, मेरे साथ वैसा हो जाएगा। तो तुम इस पवित्र दिल में मेरे लिए पहले से कुछ भी बुरा मत सोचो। डेस्टिनी में टेक दाई पार्ट। डेस्टिनी यानी किस्मत में जो लिखा है वही होगा, है ना। एंड मे दाई फियर्स फुलफिल। और ऐसा भी हो सकता है कि जो तुम्हें डर लग रहा है, जिस चीज़ का तुम्हें डर है, वो पूरा भी हो जाए। तो इस तरीके से तो मैं तो ये बोलूँगा भाई, जो क्योंकि तुम्हारा दिल पवित्र है ना, तो उसमें सही चीज़ें ही होती हैं। तो तुम ऐसा सोचो ही मत कि मेरे लिए कुछ बुरा होगा। अन्यथा ये भी हो सकता है कि ये सच भी हो सकता है, तुम्हारा डर सच भी हो सकता है। बट उसके बजाय तुम्हें क्या सोचना चाहिए, लेखक बोलते हैं, बट थिंक दैट वी आर बट टर्न असाइड टू स्लीप दे हु वन अनदर कीप अलाइव नेवर पार्टेड बी। देखो वो कितने अच्छे लहजे में ये चीज़ समझा रहे हैं अपने प्रेमिका को, बहुत सही तरीके से समझाया। यहाँ पे मतलब समझने वाला है। वो कहते हैं कि चलो ये सब मत सोचो, दिल में मेरे लिए कुछ बुरे ख्यालात मत लाओ कि मुझे ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, मैं तो जा रहा हूँ। लेकिन तुम ऐसा मत सोचो, इस पवित्र दिल में ऐसा कुछ मत लाओ। बट थिंक दैट, उसके बजाय तुम ऐसा कर सकती हो कि तुम ऐसा सोचो दैट वी आर बट टर्न असाइड टू स्लीप। ऐसा होता है ना, जब एक ही बेड पे आप दोनों अलग अलग, मतलब एक ही बेड पे दोनों उल्टे साइड में मुंह करके जब लेटे हुए हो, तो ऐसा फील होता है ना कि आप हो भी और नहीं भी हो, मतलब साथ में ही हैं लेकिन एक दूसरे को देख नहीं पा रहे हैं। तो तुम बस ऐसे ही फील करो, है ना। देखो कितने अच्छे से इसको रिलेट किया गया है कि आप ऐसे ही फील करो कि हम दोनों एक ही बेड पे लेटे हुए हैं, बस एक दूसरे के उलट में सोए हुए हैं। तो दे हु वन अनदर कीप, ये ऐसे ही फील होता है जैसे जीते मरते हैं एक दूसरे के लिए, है ना। अलाइव नेवर पार्टेड, नेवर अपार्टेड, और ये कभी एक दूसरे से जुदा नहीं होते हैं। तो आप ऐसे फील करो, है ना। देखो यहाँ पे पोइट ना एक तरीके से अपनी प्रेमिका के दिल में ये ख्याल रखना चाहता है, ये जहन में उनके डालना चाहता है कि देखो ऐसा है कि तुम मेरे बारे में भला बुरा सोचोगे कोई फ़ायदा नहीं है। बट तुम ये सोचो कि जो इंसान, जैसे एक कपल है, एक ही बेड पे सोया हुआ लेटा हुआ है, वो कभी भी एक दूसरे से जुदा नहीं होता है ना। जीते मरते हैं एक दूसरे के लिए और वो कभी जुदा नहीं होते हैं। ऐसा थोड़ा ना होता है बेड पे सोए हैं तो एक दूसरे से नहीं बात करेंगे, बट हैं। तो आप बस ऐसे ही सोचो कि हम दोनों एक बेड पे लेटे हुए हैं, मैं मतलब आपसे जुदा नहीं हूँ। तो इस तरीके से पोएट ने बहुत अच्छे तरीके से समझाया है, अपने बिलव्ड को समझाया है कि आप मेरे लिए उदास ना हो, है ना, मैं जा नहीं रहा हूँ। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। तो आई होप ये पोएम आपको समझ में आई होगी। फिर भी कोई क्वेरी है कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर पूछें। और मेरे ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।